दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं CDP यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दोस्तों इससे पहले मैंने CDP के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी बनाए थे। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर के देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परसंज्ञानात्मक कौशल यानी मेटाकॉग्निटिव स्किल्स विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? बताइए। आप शिक्षक है जो छात्रों को परसंज्ञानात्मक कौशल यानी मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, ठीक है, विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। तो इसमें से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? तो इसमें हो जाएगा आपका छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी उसे एक तरह से मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना, उसकी तारीफ करना, यानी कि ये पॉजिटिव लग रहा है, यानी कि ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, तो छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोत्साहित करना है। ठीक है, छात्रों को उसके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना, सिर्फ अंक देने से नहीं होगा, है ना, तो ये सही नहीं होगा। विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान करना, सिर्फ नोट्स दे देना ये भी नेगेटिव हो जाएगा। सिर्फ नोट्स दे रहे हो इससे नहीं होगा, है ना, क्योंकि हम परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित कर रहे हैं, मेटाकॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करने की सोच रहे हैं। गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद रखने और याद करने की आवश्यकता होती है, सिर्फ गृह कार्य, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है इस तरह से मेटाकॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता, स्वलीनता मतलब हो गया ऑटिज्म, के संदर्भ में सही है? बताइए कि जो स्वलीनता है या ऑटिज्म है वो आखिर में होता क्या है? तो स्वलीनता वाले की हम बात करें तो स्वलीनता क्या है? तो स्वलीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है, नहीं। स्वलीनता एक प्रकार का तंत्रिकी विकासात्मक विकार है, यानी कि ऑप्शन 2 उसका सही आंसर है। स्वलीनता एक तंत्रिकी विकासात्मक एक तरह से एक विकार है। ठीक है, और स्वलीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण होता है, ये नहीं होगा। और स्वलीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है, ये भी नहीं होगा। तो स्वलीनता के संदर्भ में यही चीजें सत्य है कि एक तरह का विकार होता है जिसमें जो बच्चे हैं ना वो आत्मविमोह करता है। स्वलीनता को हम ऐसा भी बोल सकते हैं आत्मविमोह, इंग्लिश में इसे ऑटिज्म कहते हैं। इसे आत्मविमोह या फिर स्वपरायणता कहते हैं। और ये जो है इनमें क्या क्या कमियां रहती हैं, ये संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर पाते, इनमें जो है कुछ कुछ सामाजिक योग्यताएं नहीं होती जो सामान्य बच्चों में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। तो पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत यानी इनकी थ्योरी में क्या समानता है? तो इनकी थ्योरी में एक समानता है और वो है बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। तो बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव होता है। तो ये दोनों, यही समानता है दोनों के सिद्धांत में, पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। तो पियाजे का क्या है सिद्धांत? पियाजे का सिद्धांत क्या है? तो पियाजे का सिद्धांत है संज्ञानात्मक सिद्धांत, है ना, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और लेव वाइगोत्स्की का क्या सिद्धांत है? लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी सोशल कल्चरल थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। यानी बोल रहे हैं कि शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करना चाहिए कि मैं शिक्षक हूं और आप एक स्टूडेंट हो, ऐसा एक भिन्नता, एक डिफरेंशिएट
डिफरेंट होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं, जिसके यानी एक तरह से डिफरेंस दिखाई देना चाहिए कि ये शिक्षक है और ये स्टूडेंट है। और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अपने शिक्षण, अपनी टीचिंग को समायोजित करना चाहिए, और शिक्षार्थियों को, स्टूडेंट्स को क्या क्या आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग उनको जो है वो चीज़ें उपलब्ध करानी चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। रीज़न है, शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें से देखिए ए तो जो है वो सही है कि एक टीचर को टीचर जैसा और एक स्टूडेंट को स्टूडेंट जैसा होना चाहिए, और एक टीचर को स्टूडेंट्स की कमियों, उनके जो आवश्यकता है, नीड है, उसको समझना चाहिए, ये सही है। और इसमें ये बोल रहे हैं कि टीचर को ना उनके बीच सहयोग नहीं करना चाहिए, कोऑपरेट नहीं करना चाहिए, टीम वर्क नहीं करना चाहिए, उनसे बात करना नहीं चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं, बचना चाहिए बोल रहे हैं, यानी ये नेगेटिव है अपने आप में। यानी सिंपल सी बात है, इसमें से ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस अभिकथन की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? बताइए, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा पारस्परिक कौशल, यानी कि ऑप्शन 4 जो है ये सही है, जिसमें बच्चे एक दूसरे को सिखाते हैं और एक दूसरे को सिखा करके वो शामिल हो जाते हैं, यानी कि एक तरह से पारस्परिक शिक्षण है, रेसिप्रोकल टीचिंग एक तरह से बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल टीचिंग। जैसे अभी आप देखेंगे हाल ही में ट्रम्प रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की सोच रहे हैं, तो रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि जो जैसा है उसको वैसा ही ट्रीट करो, ऐसा टाइप से, यानी कि इसमें ऐसा है, पारस्परिक शिक्षण का मतलब यह है कि आप उसको पढ़ाओ और वो आपको पढ़ाएगा, यानी जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा करो, ठीक है। तो ये इस तरह से पारस्परिक कौशल होता है, इस पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। अभिकथन यह है कि जो एशियाई संस्कृति है ना, एशियन कल्चर्स है, उसमें जो सोशल जितने भी इमोशंस है उन पर जोर दिया जाता है, सामाजिक सद्भावना पर जोर दिया जाता है, क्रोध की अभिव्यक्ति, क्रोध एंगर है ना, उसको जो है व्यक्त करना, उसको दिखाना, उसको जो है डीमोटिवेट किया जाता है, हतोत्साहित किया जाता है। और जो शर्म है, शर्म, इसको क्या किया जाता है, इसको शेम को क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, यानी जो शर्म करता है उसको थोड़ा से एक तरह से प्रोत्साहन की दृष्टि से देखा जाता है, जैसे खास करके लड़कियों या महिलाओं में ये पाया जाता है, तो इसके गुण के रूप में देखा जाता है ना, एशियाई कल्चर में ऐसा बोल रहे हैं। और क्रोध को उसको हतोत्साहित किया जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। रीजन बता रहे हैं कि भावनाएं व्यक्ति परक है और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती है, ऐसा बोल रहे हैं। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसमें भी वही है कि ए जो है वो सही है और आर गलत है, यानी कि अभी कथन सही है कि एशियाई कल्चर में ऐसा होता है कि सामाजिक जो सद्भावनाएं उस पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। जिनमें शर्म है तो उसको एक गुण के रूप में देखा जाता है। और जो सेकंड जो रीजन है ना, उसमें बता रहा है कि भावनाएं व्यक्तिपरक और सीखने में भूमिका नहीं निभाती, ये गलत है। भावनाएं ही है जिसकी वजह से ये सीखने में भावना का बहुत ही महत्व होता है, इमोशन का महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? बताइए। तो जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे हैं वो वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है? तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चों और वयस्क में थोड़ी सी भिन्नता है, और वो है बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं, ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि बच्चे भी ज्ञानी होते हैं ना, एज इट डजंट मैटर। कोई कम एज का रहता है और बहुत ज्ञानी होता है, और कोई ज्यादा एज का रहता है फिर भी दिमाग घुटनों पे होता है, तो इस तरह से है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, ये भी सही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? विश्लेषणात्मक चिंतन यानी कि हो जाएगा एनालिटिकल थिंकिंग,
तो इसमें से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन यानी कि एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है? तो एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है वो हो जाएगा भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने ये बताया था, है ना। जैसे कोई क्वेश्चन है उसका सिर्फ एक आंसर होता है, जैसे भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली। भारत में कितने राज्य है, तो ये हो गया 28, है ना। वैसे ही भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 140 करोड़, ऐसा एक ही आंसर आ रहा है। तो ये इसमें हम विश्लेषणात्मक चिंतन एनालिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकते। लेकिन ये क्वेश्चन करिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है, तो अलग अलग कारण बताना पड़ेगा, डिफरेंट आंसर्स आएंगे, है ना। तो इसीलिए ना ये होता है विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो वो प्रश्न होगा जिसका एक आंसर नहीं होना चाहिए, उसके बहुत सारे आंसर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी कक्षाओं में क्या होता है? समावेशी कक्षाओं को पहचानना चाहिए या फिर कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा, या फिर समावेशी कक्षाओं में विशेष बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाना चाहिए, क्या अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं, या बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नता को दूर करने का लक्ष्य रखती है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें से हो जाएगा कि अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। देखिए, समावेशी कक्षा की यदि हम बात करें तो समावेशी कक्षा क्या होता है? समावेशी कक्षा इट मीन्स इंक्लूसिव क्लासरूम्स, जिसमें हर तरह के बच्चे रहते हैं। अब हर तरह के जो बच्चे हैं, जिसमें हर तरह के बच्चे हैं, अब उनको आप एक ही दर से तो शिक्षा नहीं दे सकते, है ना। यानी कि हर बच्चों को एक ही दर से एक ही समय में सीखेगा, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि जो विशेष बच्चे हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग से क्लासरूम बनाएं, है ना। अलग अलग क्लासरूम कितना बनाओगे? किनको किसी को सुनने की प्रॉब्लम है, किसी को देखने की, किसी को चलने की, किसी को ऑटिज्म से रिलेटेड है ना। बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नता को और हर तरह की विभिन्नता को दूर भी तो नहीं कर सकते ना, अलग अलग कमियां रहती है। तो इसलिए अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं ताकि हर बच्चे अलग अलग निर्देश को समझ पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन ए बोल रहा है कि शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। ऐसा बोल रहे हैं कि एक टीचर को बच्चों को क्या करना चाहिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने चाहिए, बहुत सारे उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, जिससे वो उदाहरण, एग्जाम्पल्स और जितने भी गैर एग्जाम्पल्स है उन पर चर्चा करनी चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। रीजन ये बताना कि बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। तो दोनों में से दोनों सही है, गलत है, क्या हो जाएगा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें से हो जाएगा आपका ए और आर दोनों जो है ना वो सही है। क्यों सही है? देखिए, और ए की आर सही व्याख्या भी करता है। क्यों सही है? देखिए कि टीचर को बच्चों को प्रयोग करने के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए, तो सही बात है। उनको एग्जाम्पल और जितने भी गैर एग्जाम्पल्स है उन पर चर्चा भी करनी चाहिए, तो सही है ना। वैसे ही अगर आर की बात करें, आर की, तो बच्चों में गलत धारणा आना निश्चित ही है ना, गलत कॉन्सेप्ट आना निश्चित है। तो उनसे निपटने के लिए एक तरीका होता है कि उसको उसकी विपरीत एग्जाम्पल दो। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए एकदम सामान्य सी भाषा में, जैसे कोई बच्चा है और वो कहता है कि हमें ना सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, यानी हमें किताबी कीड़ा बनना चाहिए, जैसे कि ये लड़का है ना, और दिन भर रात भर पढ़ते रहना है, खाना पीना नहीं है, सोना नहीं है, ठीक से पढ़ते रहना है, जैसे कि ये कर रहा है। तो इससे क्या होता है? इससे हमारी हेल्थ पे इसके सेहत, इसकी तबीयत खराब हो जाती है ना। यानी इसके अंदर एक गलत धारणा है कि योगा करना, व्यायाम करना ये टाइम वेस्ट है, ऐसा एक गलत धारणा है। तो इससे निपटने के लिए, इनको सही धारणा को लाने के लिए इसको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि देखिए योगा करने से, एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी सही रहती है और तंदुरुस्त रहती है, हेल्दी रहती है। तो ऐसा हमें क्या करना है, एक एग्जाम्पल देना, उसकी विपरीत एग्जाम्पल, ताकि इनके अंदर जो गलत धारणा है ना कि एक्सरसाइज करना, योगा करना ये टाइम वेस्ट है, उस गलत धारणा को जो है हटाने के लिए, इसके दिमाग से निकालने के लिए इससे विपरीत एग्जाम्पल देना होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि ये भी जो है ना ये सही है कि बच्चों में जो गलत धारणा है उससे निपटने के लिए एक फॉर्मेटिव तरीका ये है, रचनात्मक तरीका है कि उसके विपरीत उसको एग्जाम्पल दिया जाए।
तो इस तरह से दोस्तों आज हमने सीडीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।